हाय गाइस। मेरी आवाज सबको आ रही है गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। एक बार सारे बच्चे आ जाएं एंड उसके बाद विल स्टार्ट। तो गाइस सबने ज्वाइन कर लिया है। तो गाइस पहली चीज, आई थिंक तुम्हारे पास अभी बुक आई नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट थिंग, मैं अभी तुम्हारे को विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम सेंडिंग यू व्हाट्सएप, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है उनका स्क्रीनशॉट लेके उनका एक छोटा सा पीडीएफ बना के आई एम सेंडिंग इट टू यू। सो एटलीस्ट कि जब तक तुम्हारे पास बुक नहीं आती तुम ये दोनों चैप्टर्स थ्योरी के अच्छे से कर सको। ठीक है? किस सर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं बुक भेज रहा हूँ तुम्हें। ये लो गाइस, मैं तुम्हारे को बुक भेज दी है। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसका वो करा है सारा, तो आई थिंक थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा इसको। फॉर द टाइम बिंग यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर। अब गाइस नेक्स्ट चीज, सो अभी देयर आर सम स्टूडेंट्स, 1 or 2 स्टूडेंट्स मोर हु हैव टू ज्वाइन। तो व्हाट, मतलब नॉट इन टुडेस क्लास। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ गाइस, के आज की जो क्लास है वी विल कंप्लीट वन चैप्टर, दैट इज द सेकंड चैप्टर, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये छोटा सा चैप्टर है, तो इट विल टेक मैक्सिमम एन आवर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। आज क्लास छोटी रखते हैं सो दैट तुम एटलीस्ट ये पुराने 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के एक बार गेट टू नो हो जाओ और वेल वर्स हो जाओ इस सब्जेक्ट की। नेक्स्ट वीक मंडे से जो हमारी क्लासेस होंगी, दोज आर गोइंग टू बी लाइक प्रॉपर 2.5 to 3 hours क्लास, जिसके अंदर हम काफी ज्यादा टॉपिक्स, प्रैक्टिकल सब कुछ करेंगे। तो काफी ज्यादा होमवर्क भी होगा,
एंड काफी ज्यादा चीजें भी होंगी हमारे पास करने के लिए, बट इनिशियली मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ सो दैट यू गेट हैंडी विद द सब्जेक्ट। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ गाइस, जो कल हमारी परसों हमारी क्लास हुई थी, उस क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई टॉपिक, कोई भी चीज किसी ने पूछनी हो? सर हमारी क्लास सब्जेक्ट वाइज होगी या कैसे होगी, मतलब हर सब्जेक्ट का? अभी ईशांत क्या होगा, फॉर द टाइमिंग आई विल स्टार्ट विद F3, ठीक है? अभी 2 महीने के लिए हम करेंगे F3। F3 करने के बाद जैसे ही हमारा F3 कंप्लीट हो जाएगा, देन F1 एंड F2 साइमल्टेनियसली। तो जैसे जब हम F1 ओके। एंड F2 साइमल्टेनियसली करेंगे तो इट विल टेक 3 months फॉर कंप्लीशन ऑफ F1 एंड F2 और 2 months फॉर F3। दैट मींस विद इन 5 months तुम्हारा पूरा नॉलेज लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ठीक है? उसका रीजन क्या है, व्हाई आई हैव चोजन दिस पाथ? उसका रीजन है क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है हमारा F3, ये सबने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया हुआ 11th और 12th का मिक्सचर है, नॉट पूरा बट काफी हद तक। लेकिन क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। मैं अगर तुम्हारे को कोई और नया सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट करा दूंगा ना, तो होगा ये कि तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आएंगे उसका अटेम्प्ट कैसे करने हैं। तो मैं चाहता हूं पहले एक बार F3 पढ़ने के बाद जो बेस्ट वे होता है स्टडी का, कि जो चीज तुमने थोड़ी बहुत ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको यूज करके तुम देख लो कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। तो वहां से तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड इस तरह से तुम उसका आंसर निकाल सकते हो। जब तुम्हें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तुम इसमें अच्छे नंबर से पास हो जाओगे ना, तो तुम्हें एक मोटिवेशन भी मिल जाएगी और तुम्हें एक आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करने हैं और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे वो उसी वे से पढ़ोगे। अभी अगर मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट साथ में पिक करूं, मेरे को एक दो बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर आप थ्योरी सब्जेक्ट भी पिक कर लो, F2 F1 सॉरी, या फिर अगर आप तीनों सब्जेक्ट साथ में पिक कर सकते हो, तो मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तीनों पिक कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, बहुत मिक्सिंग हो जाएगी। एंड इतनी जल्दी करने से होता क्या है कि कई बार हम लटक जाते हैं। तो बेटर है जो हमारा जो नॉलेज लेवल का एक एप्ट टाइम होता है, दैट इज 4 to 6 months, हम इस टाइम के अंदर ही F2 को कंप्लीट करें, सॉरी F2 कह रहा हूँ, नॉलेज लेवल को हम कंप्लीट करें 4 to 6 months। तो विद इन 5 months हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम जब भी चाहो उसके बाद एग्जाम दे सकते हो। और सर F3 करने के बाद हाथों हाथ एग्जाम देंगे उसके बाद ही, या पूरे सिलेबस का वेट करेंगे? कैसे मतलब? जैसे आप F3 करा दोगे 2 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने, 2 तो हम months, उसके बाद 2 मैक्सिमम 2.5। तो हम उसके साइमल्टेनियसली बाद एग्जाम देंगे या रुक के नहीं देंगे नहीं, 5 महीने? साथ साथ तुम्हारा जैसे ही देखो होगा क्या, 2 months मान के चलता हूँ मैं, जैसे ही 2 months में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, सिलेबस हमारा हो गया कंप्लीट, कंप्लीट होते ही जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, तुम्हारी कंप्लीट एग्जाम किट भी उसके साथ ही हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने चैप्टर के साथ साथ एग्जाम किट भी करानी है। तो जब तुम 2 महीने का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यू विल सी कि तुम्हारी एग्जाम किट भी एक बार पूरी हो चुकी है। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद यू विल बी गिवन 4 to 5 days। इन डेज में तुम्हें सारी रिवीजन करनी है, प्लस तुम्हारे को जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यूट्यूब पे मैंने एक फास्ट ट्रैक बैच बनाया हुआ है, जिसके अंदर 5 to 6 hours में मैंने पूरा पूरा F3 के सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मेट, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करे हुए हैं। तो वो वी गाइड में अवेलेबल है, दैट यू विल गेट दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो तुम देख के दिन में एक दो बार अपनी क्विक रिवीजन करोगे 4 to 5 days, एंड अगेन तुम करोगे अपनी एग्जाम किट, ये वाली एग्जाम किट तुम करोगे दोबारा। ये करने के बाद तुम्हें दिया जाएगा एक मॉक, जो मॉक हम प्रोवाइड करेंगे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मॉक तुम्हें करना है, और प्लस तुम्हारे को जो बीपीपी की एग्जाम किट मिलेगी, उस एग्जाम किट के अंदर भी एक मॉक है। तो ये 2 मॉक्स तुम्हें करने हैं, और ये मॉक्स करके यू हैव टू सी कि कितने मार्क्स तुम्हारे मॉक में आ रहे हैं, एंड इट शुड बी 85 प्लस के 85 प्लस तुम्हारे आने चाहिए। फर्स्ट मॉक में ऑफ कोर्स तुम्हारे 70-75 आएंगे, कुछ चीजों के बारे में पता चलेगा, सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी, क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करना है वो पता चलेगा। सेकंड मॉक में 75 का तुम्हारा 80-85 प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारा 85 प्लस स्कोर आ गया सेकंड मॉक में, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द पेपर। सो टारगेट इज 2 महीने बाद जैसे ही हमारे 2 months कंप्लीट होते हैं, उसके विद इन 8 to 10 डेज यू विल गिव द एग्जाम। इससे लेट नहीं करना, अगर लेट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा एग्जाम जो है वो स्लो हो जाएगा, लर्निंग स्लो हो जाएगी, एंड तुम्हें दोबारा से पूरी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है काफी वीडियोस दोबारा देखनी पड़े। तो इस तरह से विद इन 8 to 10 डेज यू विल गिव द एग्जाम। तो विद इन 8 to 10 डेज, मैं 2 months आफ्टर योर F3, मैं 5 days का ब्रेक लेके, जब तुम ये रिवीजन कर रहे होंगे और डाउट सेशन वगैरह होंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर आई स्टार्ट विद F1 एंड F2। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है, यू कैन अटेंड द क्लास, वो बहुत ही सिंपल थ्योरी चैप्टर्स होंगे,
थोड़े बहुत लिंक भी होंगे F3 से, तो वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन प्रिपेयर फॉर F3 एंड जैसे तुम एग्जाम दोगे यू विल बी कंटिन्यूइंग विद योर F1 एंड F2 सब्जेक्ट। सबको क्लियर है गाइस ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स चलेंगे। सो दैट मींस विद इन हम 6 मंथ्स बोलूं तो हम सारे पेपर्स एफ नॉलेज लेवल के क्लियर कर चुके होंगे, शायद जल्दी। अब मुझे ये बताओ कि जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, वहां पे बहुत है था तो सिंपल ही, बट किसी को उसमें कोई छोटा मोटा डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन कहते हैं ना छोटा सा चैप्टर है लेकिन धमाके वाला चैप्टर है। इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, इट्स कंप्लीटली थ्योरी, लेकिन वो थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी है क्योंकि ये चीज आज तक तुमने कभी 12th में नहीं पढ़ी, और यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं पता लगेंगी। ठीक है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चैप्टर है, तीनों चीजें मिक्स हैं इसके अंदर। तो इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, दी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैप्टर को बनाने का पर्पस क्या है और इस चैप्टर में हम क्या चीज पढ़ेंगे। तो गाइस जो ये चैप्टर है हमारा, दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये चैप्टर बना क्यों है, इस चैप्टर में क्या चीज है? देखो ऐसे तुम्हें पता होगा शायद, हमारा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमारी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ये ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद वर्ल्ड्स इकोनॉमी। मतलब बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो बाहर भी जाके अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर की कंपनीज में पैसे लगाते हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर, लेट्स से दिस इज इंडिया, तो बहुत सारे, हम सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स जो फॉरेन की कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे जो बात की जाती है वो कंपनीज के बारे में की जाती है। वी विल नॉट टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर और पार्टनर, और पार्टनरशिप इसके बारे में बात नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि इनको इन्वेस्ट नहीं मिलती, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप को कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नजरों में अलग बच्चा नहीं है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, कंपनीज गवर्नमेंट की नजरों में एक अलग बच्चा होती है, तो इसको काफी सेफ फॉर्म माना जाता है, सेफ फॉर्म ऑफ वर्किंग। तो बहुत सारे लोग कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट की नजरों में ये बच्चा है, इसमें कुछ भी उल्टा काम हुआ तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन ही नहीं करी क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में अलग बच्चा नहीं है, ओनर अगर भाग गया तो कुछ नहीं कर सकती। तो दैट्स व्हाई कंपनी इज द सेफेस्ट फॉर्म टू वर्क एंड मोस्ट रिलायबल वे। तो मोस्ट ऑफ दी जो भी रेगुलेशंस बनती हैं वो सारी कंपनीज के लिए बनती है। अब हुआ क्या था, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे, बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज है जहां पे वो चाहते थे कि हम पैसे इन्वेस्ट करें। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इंडिया वाज वन ऑफ देम। अब होता क्या था पहले, अगर मैं बात करूं पहले की, पहले क्या होता था, जितनी भी ये सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये अपनी बुक्स बनाती थी। जैसे हमने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी कंट्रीज अपनी तरीके से बुक्स बनाती थी। और इन सब के जो फॉर्मेट होते थे ना, अर्लियर द फॉर्मेट्स वर डिफरेंट इन ऑल countries, even different in all companies। मतलब जैसे तुमने 11th और 12th में अकाउंट्स पढ़े, 11th में तुमने अकाउंट्स पढ़े, 12th में तुमने अकाउंट्स पढ़े, तो तुम्हारे को बोला गया कि हाँ तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, अपनी बैलेंस शीट बनाओ, तुम्हें बोला गया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बैलेंस शीट में तुम्हें ये चीज सिखाई गई है कि बैलेंस शीट में इस हेड के अंदर क्या क्या आता है, इस हेड के अंदर क्या क्या आता है, इस हेड के अंदर क्या क्या आता है, इस हेड के अंदर क्या क्या आता है। ये तुमने थोड़ा सा देखा होगा एज पर रिवाइज शेड्यूल 3 जो तुम्हारा क्लास 12th में था, थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। उसमें हमें प्रॉपर फॉर्मेट बताया जाता, बट जस्ट वो फॉर्मेट, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। आई थिंक तुम्हारे तो सिलेबस में भी नहीं था वो। आई एम राइट और रॉन्ग? सर वो वाला चैप्टर था सिलेबस में? यस सर।
ओके, ठीक है। तो वो तुम्हें बस थोड़ा सा बताया गया था, लेकिन कभी उस पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड फोकस नहीं किया गया था, सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेटिंग। तो होता क्या था, हर कंट्रीज के जो कंपनीज थी बिल्कुल अलग अकाउंट बनाती थी। ये अलग हेडिंग लेके चल रहा है, ये अलग हेडिंग लेके चल रही है, तीसरी कंपनी है वो अलग हेडिंग लेके चल रही है, चौथी अलग, पांचवी अलग। तो जो ये इन्वेस्टर था ना, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुई ये देखना कि ये इनको कंपेयर कैसे करें। यार इसके अंदर तो तरीका कुछ और है, इसके अंदर कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। इस कंट्री के जो अकाउंट्स हैं, इसमें बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए कई बार स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, कई बार रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं। स्टॉक को कभी क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस पे दिखा रहे हैं, कभी कैसे दिखा रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं था। तो इस तरह से पहले हमारी बुक्स बनती थी। ये चीज को देखा एक हमारी टर्म ने, सॉरी एक फाउंडेशन ने, दैट इज IFRSF। दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन, इन्होंने ये चीज देखी। अब इन्होंने कहा कि हर कंट्री की हर कंपनी अगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनाएगी, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि कभी भी हमारी इकोनॉमी स्केल ही नहीं कर पाएगी। इन्वेस्टर को तो सबसे पहले, जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स है, इसको तो सारी बुक्स पढ़ के एनालाइज करके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने फॉर्मेट में। ऐसी वो सारी कंपनीज की बुक अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद जाके वो इजीली कंपेरेबल होंगी, कि वो कंपेयर कर सके कि मैं किस में पैसे लगाऊं। इतना दिमाग फॉरेन इन्वेस्टर लगाता नहीं था, तो वो पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करता। वो कहता था यार ये कंपनी झूठ बोल रही है, अलग अकाउंट्स फॉलो कर रही है, ये अलग कर रही है। तो इसीलिए एक फाउंडेशन आई, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। इन्होंने देखा कि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इन्होंने कहा कि हम अकाउंट्स बनाने के एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। प्रॉपर स्टैंडर्ड्स आर काइंड ऑफ रूल्स, नॉट एग्जैक्ट रूल्स, क्योंकि रूल सबको फॉलो करने होते हैं। इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए कि सारी कंट्रीज की सारी कंपनीज को एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करके अपनी बुक्स बनानी पड़ेगी, ताकि जितनी भी कंपनीज ये बुक्स बनाए, कंपनीज की बात कर रहा हूं, जितनी भी कंपनीज ये बुक्स बनाए, इन सबका जो फॉर्मेट हो वो एग्जैक्टली सेम हो, सिर्फ कंपनी का नाम अलग हो। तो कोई भी इन्वेस्टर इजीली देख सकता है कि अच्छा इसके इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज, इतना प्रॉफिट, इतने एसेट, इतनी लायबिलिटी, इतना प्रॉफिट, हाँ ये कंपनी बेटर है, ये नहीं। सो दैट मीन्स इट कैन बी इजिली कंपेरेबल। और ये भी है कि कोई कंपनी झूठ नहीं बोल रही, कोई कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही, सारे बिल्कुल एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करके अपनी बुक्स बना रहे। इसलिए बना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। ठीक है। तो ये एक हमारा ये जो चैप्टर है, ये इस पे बेस है कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। एंड दिस इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है। तो पहले थोड़ा, ये है तो थ्योरी सारा, बट जो जनरल थ्योरी है पहले वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो होता क्या है, सबसे पहले आता है हमारा नेशनल एंड लोकल लेजिस्लेशन। अब जैसे मैं तुम्हें अगर इंडिया की बात करूं, हमारे IFRS, दैट इज इंटरनेशनल, इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, 1 2 3 4, काफी सारे नंबर्स हैं, और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो अलग अलग गाइडलाइंस देते हैं कि इस चीज को आपको ऐसे करना है। जैसे नॉन करंट एसेट में हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड कब कैसे फॉलो करना है, क्लोजिंग स्टॉक को किस चीज पे वैल्यू करना है। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि आपको यही चीज सबको सेम फॉलो करनी है। अब ये जो है, ये बनाया हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये बनाया हुआ है उस फाउंडेशन, ये बनाया हुआ है उस फाउंडेशन ने। दैट मीन्स इंडिया ने ये चीज नहीं बनाई, लेकिन इंडिया के ऊपर एक प्रेशर है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, इसके अकॉर्डिंग बुक्स बनानी है। तभी फॉरेन के लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जब उनको ट्रस्ट होगा कि आपकी बुक्स इस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बन रही है। तो इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया वालों ने इसको पूरा पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड कंप्लीट दिस कि हम IFRS फॉलो करेंगे। उन्होंने बना दिए इंड AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उन्होंने क्या बना दिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उन्होंने ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इसी से लेके बना दिए। मतलब सब कुछ यही है, काफी हद तक वर्डिंग भी सेम है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। वो कंट्री टू कंट्री जरूरी होती है, क्योंकि हर कंट्री का बहुत सारी चीजों में तरीका अलग होता है। कुछ चीजें कुछ कंट्री में होती है, कुछ चीजें नहीं होती। तो इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए, इसको बेस लेके, दैट इज कॉल्ड अपने कंट्री के स्टैंडर्ड, दैट इज नेशनल लेजिस्लेशन। तो ये तो है इंटरनेशनली जो फाउंडेशन बनी है। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी वर्ल्ड में, आई थिंक कितनी सारी कंट्रीज ने पूरे पूरे IFRS अडॉप्ट करे हैं,
कि हमारी कंट्री की जो भी कंपनीज हैं उनको इसी तरीके से बुक्स बनानी पड़ेंगी। इंडिया में बोला गया कि आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से आपको बनानी पड़ेंगी, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा एज पर इंड एस। हालांकि दोनों सेम ही है, बट स्टिल आपको इंड एस के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। सो मोस्ट कंट्रीज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज are required by law. It is not an optional. It is not an option. It is required by law to prepare and publish accounts annually. The form and content of the account is regulated primarily by national legislation. कि किस तरीके से आपको वो बुक्स बनानी है वो नेशनल लेजिस्लेशन बताता है, जैसे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आता है, इस चीज को छोड़ दो, इसको तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस पार्ट। देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स क्या बने हैं? In an attempt to deal with some of the subjectivity and to achieve comparability between different organizations, कि बहुत सारी कंपनीज आपस में कंपेरेबल हों, accounting standards were developed. These were developed at both national level, कि national level जैसे मैंने बताया इंड एस, कि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए, and at international level which is IFRS Foundation. ठीक है, the FFA हमारा जो सिलेबस है is concerned with international financial reporting standard. हम इंड एस या जैसे यूके में होते हैं, हम वो चीज यूके में होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस, यूके फॉलो करते हैं आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं। जैसे इंडिया में इंड एस है, वैसे यूके में आईएएस है। हमें ये भी नहीं करना, हमें नहीं फर्क पड़ता कि किस कंट्री ने क्या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हम तो आईएफआरएस पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट ये आ रहा होगा कि सर इसका मतलब तो ये है हमें आईएफआरएस जितने भी हैं सारे नंबर्स वो हमें लर्न करने पड़ेंगे, कि इस आईएफआरएस का ये नंबर, इस आईएफआरएस का ये नंबर है। बिल्कुल नहीं, हमें कुछ भी लर्न नहीं करना। इस पूरे सब्जेक्ट में तुम्हें आईएफआरएस का जहां भी रेफरेंस होगा वो सिर्फ रेफरेंस के लिए पढ़ना है। तुम्हें क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ आईएफआरएस 5 क्या कहता है, आईएफआरएस 10 क्या कहता है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तुमसे ये पूछा जा सकता है कि जो आईएफआरएस 5 या 7 है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है। तो हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो वी विल नो हाउ टू वैल्यू दी स्टॉक। ठीक है, ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां तक गए, किसी को डाउट? चलो, किसी का जवाब नहीं आया, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब सबसे पहले गाइस हमारा आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन, ये बेसिकली क्या है? ये एक एनपीओ है। एनपीओ मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ भलाई के लिए काम कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि हर कंट्री में अलग अलग टाइप के रूल्स फॉलो होते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, और हर कंट्री अकाउंट, हर कंपनी अलग अलग तरीके से बुक्स बनाती है, इन्होंने कहा नहीं, वी नीड कन्वर्जेंस। वी नीड कन्वर्जेंस के सारी जितनी भी कंपनीज हैं वो एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करके एक ही फॉर्मेट से बुक्स बनाएं, ताकि हमारी बुक्स इजीली कंपेरेबल हो और वो सब्जेक्टिव हो, सही हो, गलत भी ना हो। सो आईएफआरएस वालों ने क्या किया, इन्होंने अपने अंडर 3 अलग अलग बंदे अपॉइंट किए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब क्वेश्चन आता है कि सबका रोल क्या है, इनका रोल हमें बहुत अच्छे से समझना है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि ये चीज चल रही है, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें काम करते हैं, हम एक अलग अपने पार्ट्स बनाते हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स, काइंड ऑफ एम्प्लॉय। सो इसको यू कैन से काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, काइंड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसने कहा कि हम 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाएगा, स्टैंडर्ड पब्लिश करेगा, कि स्टैंडर्ड बनाएंगे, स्टैंडर्ड पब्लिश करेंगे, और प्रमोट करेंगे जितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ताकि सारी कंट्रीज वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। ये नहीं करेंगे प्रमोट, इनका तो काम है कि सिर्फ इन लोगों को अपॉइंट करना, सारा काम ये सब करते हैं। इनका सिर्फ काम होता है कि इनको अपॉइंट करना और इनका ध्यान रखना कि इनके एम्प्लॉयज ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनके डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पहला जो है हमारा, जो ये बनाया इन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट, वो बनाया IASP।
IASB, it is International, guys बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। Accounting sir. स्टैंडर्ड बोर्ड, इन्होंने बनाया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम है टू क्रिएट स्टैंडर्ड, क्रिएट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। इनका काम है स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्ड बना के उसको प्रमोट करना, ताकि कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो स्टैंडर्ड कंपनीज फॉलो करें। कंट्रीज में जाना, कंट्रीज में उनको इन्फॉर्म करना कि क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड आप लगाओ, ये वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, इस तरीके से अपनी बुक्स बनाओ, या फिर अपने जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं, नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इस तरीके से कन्वर्ट कर लो ताकि कन्वर्जेंस आ जाए। कन्वर्जेंस मतलब सारी बुक्स एक तरीके से बने। ये काम होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, IASB। याद रखना, IASB बोर्ड क्रिएट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इट। ये काम होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। देन उन्होंने दूसरा डिपार्टमेंट बनाया अपना, दैट इज IFRIC। इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशनल कमेटी, इंटरप्रिटेशंस कमेटी। अब IFIRC, अब ये है काम, इसका काम था स्टैंडर्ड बनाना और उसको प्रमोट करना। इनका क्या काम है? ये है इंटरप्रिटेशन कमेटी। इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, जो भी स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए हैं वो स्टैंडर्ड्स ये पब्लिश करेंगे, कंट्रीज में बताएंगे, कंपनीज फॉलो करेंगे उनको। अगर उनको फॉलो करते हुए कोई भी दिक्कत आई तो ये गाइड करेंगे कि वो स्टैंडर्ड आपको किस तरीके से फॉलो करना है। जैसे अगर तुमने सुना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को समझ नहीं आती, तो नेक्स्ट डे क्लैरिफिकेशन इशू होती है कि वो चीज के बारे में ये बताया गया। तो ऐसे ही ये क्लैरिफिकेशन देते हैं, पहली चीज कि वो स्टैंडर्ड्स इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, आपने उसको गलत तरीके से समझा, ऐसे नहीं करना, इस तरीके से फॉलो करने, इंटरप्रेट करते हो। दूसरा, जो भी स्टैंडर्ड्स मार्केट में चल रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, उन सारे स्टैंडर्ड्स को टाइमली रिव्यू करना, टाइमली रिव्यू करना कि कहीं स्टैंडर्ड में कोई चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। क्या हमेशा नई नई चीजें आती रहती हैं, बहुत नई नई चीजें निकलती रहती हैं, तो ऐसे कोई नया तरीका कि उन स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज चाहिए, वो चीज देखना, दैट इज द जॉब ऑफ इंटरप्रिटेशनल कमेटी, कि रिव्यू करना और क्लैरिफिकेशंस देना कि ये स्टैंडर्ड इस तरीके से फॉलो करना है, ऐसी चीज ये करनी। देन जो थर्ड इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज IFRSAC। IFRSAC ये लास्ट है इस चैप्टर का पार्ट। तो देख के तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है, 2 से 3 बार पढ़ोगे, बहुत इजी है। और क्वेश्चन यही तुमसे पूछा जाएगा इस चैप्टर का, हमेशा हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जहां वो ये पूछते हैं कि बताओ ये जॉब किसका है, इन चारों में से किसका काम है, या इसका इनमें से कौन सा काम है, कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं और लॉजिक्स क्लियर रखने हैं। अब इन्होंने बनाया IFRS एडवाइजरी कमेटी। सो दिस इज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, IFRS का मतलब यही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दिस इज एडवाइजरी कमेटी। अब एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है? इनका सिंपल सा काम यह है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करना और देखना कि विच स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, और ये जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, उसमें अगर कोई चेंज चाहिए, इनका काम होता है कि टाइमली रिव्यू करना कि स्टैंडर्ड में कुछ अपग्रेड करना है कि नहीं करना। इनको होता है कि यार मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके रिगार्डिंग तो स्टैंडर्ड्स बना ही नहीं हुआ, इसके लिए स्टैंडर्ड बनाना हमें जरूरी है। तो ये एडवाइस करते हैं बोर्ड को कि इस चीज पे वर्क करके ये स्टैंडर्ड आप बनाओ, सिर्फ इनका यही काम होता है।
कि ये एडवाइजरी कमेटी होती है, दिस इज एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइस द बोर्ड कि ये स्टैंडर्ड आपको बनाना चाहिए, मार्केट में ये नई चीजें आ रही हैं और इस चीज के लिए स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होता है हमारा पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पूरा जो हमारा चैप्टर है। सबसे पहले आता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड फाउंडेशन। इनका काम क्या है, सिर्फ इनका काम क्या है, इन लोगों को अपॉइंट करना और इनको सैलरीज देना या जो भी खर्चा खुर्चा होता है वो इनको देना कि आप ये काम करो। बहुत सारे लोग डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट कंट्रीज के अकाउंटिंग हेड्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स यहाँ के मिलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें इस चीज में कुछ करना है, तो ये इन सबको गाइड करते हैं कि ये लो अब आपको हमने दे दिया, आप स्टैंडर्ड्स बनाओ। बोर्ड का काम है स्टैंडर्ड्स बनाना और उनको प्रमोट करना। इंटरप्रिटेशन कमेटी का काम है कि जो भी स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं उनके बारे में क्लेरिफिकेशन देना कि वो स्टैंडर्ड्स में क्या, इसको किस तरीके से फॉलो करना है ये चीज, और अगर कोई स्टैंडर्ड इशू हुआ हुआ है तो उसको रेगुलर चेक रखना, टाइमली रिव्यू के वो स्टैंडर्ड में क्या अपग्रेड रिक्वायर्ड है। एडवाइजरी कमेटी का काम होता है आउटसाइड वर्ल्ड में जाना, चेक करना, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर से सबसे डिस्कस करना कि कौन से नया ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग हमें स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है और बहुत सारी कंट्रीज की कंपनीज अलग तरीके फॉलो कर रही हैं, तो वो डिस्कस करके देन वो बताते हैं आईएएसपी को, सिर्फ एडवाइस करते हैं कि तुम वो स्टैंडर्ड अब बनाओ। टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, अच्छे से इसको पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर इसकी थ्योरी करते हैं एंड देन क्वेश्चंस और ये चैप्टर फिनिश। और इस चैप्टर में से मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इस चैप्टर में से तुम्हारा 4 मार्क्स तक का आता ही आता है, ज्यादा भी आ सकता है, कई बार 6 मार्क का भी आ जाता है। और ये सेम चैप्टर तुम्हारा F2 में भी है और F1 में भी। तो दैट मीन्स अगर तुम यहाँ इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं आज तक नहीं पता था, आज तक नहीं पहले बताया गया था ये, तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने क्लियर कर लिया तो दैट मीन्स तीनों सब्जेक्ट का एक चैप्टर क्लियर हो गया तुम्हारा। और कोई भी छोटा मोटा डाउट किसी को भी है तो मुझसे पूछ लो। सर जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है वो जनरल पब्लिक को बताती है या कंपनीज को? या क्या पूछे थे ईशांत? सर जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है वो कंपनीज को समझाती है
IASB के लॉज, ये स्टैंडर्ड। नहीं नहीं, वो स्टैंडर्ड्स इनकी जैसे एक वेबसाइट होती है ना, वहां पे इशू करती है, ये वहां पे बताती है। जैसे कोई भी चीज ऐसे किसी इंडिविजुअल बंदे को नहीं बताती, इनका एक स्टैंडर्ड सेटिंग फाउंडेशन होती है, ये फाउंडेशन एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे इशू कर देते हैं कि ये नए स्टैंडर्ड्स बने। अच्छा अच्छा, ओके। अब जितने भी कंट्रीज के वो स्टैंडर्ड सेटर्स होते हैं, वो इस वेबसाइट पे देखते हैं क्या क्या अपग्रेड्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस करते हैं। जैसे हम भी क्या करते हैं, अगर मैं स्टडी टेक्स की बात करूँ, तुम F7 पढ़ोगे, F7 मैंने बताया F3 का ही फर्दर वर्जन है। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे को IFRS हर, जब तुम F7 तक पहुंचोगे तो देयर माइट बी अ केस के कुछ IFRS में चेंजेस हो जाएंगे। वो कैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की वेबसाइट है, वहां पे वो अपडेट्स निकालते रहते हैं कि इस स्टैंडर्ड पे नया अपडेट आया, इस स्टैंडर्ड पे नया अपडेट आया, तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होती ओके सर। है। गाइस गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम तब तक इसको पढ़ो समझो, फिर मैं डाउट्स लेता हूँ तुम्हारे सारे। यस गाइस, क्लियर है सबको ये?
Yes, sir. चलो अब हम फटाफट से पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी, ताकि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आता है गाइस हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन, जो हमने सबसे टॉप पे पढ़ा था, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का रोल क्या होता है यहाँ पे? सो IFRS फाउंडेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी छोटी छोटी एक एक टर्म के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन के बताओ ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। IFRS फाउंडेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन established to develop a single set of high quality, understandable, enforceable, and globally accepted standards, that is IFRS, and to promote the facility adaptation of the standards. अब यहां से देख के तुम्हें लग रहा होगा कि IFRS फाउंडेशन का काम होता है स्टैंडर्ड्स को बनाना। नहीं, इनका बनाना काम नहीं है। ये इस्टेब्लिश हुए थे ये काम करने के लिए कि हमें इस चीज की जरूरत है जो स्टैंडर्ड्स बनाए। तो इन्होंने क्या किया? इट्स ट्रस्टीज अपॉइंट मेंबर्स टू IASB, IFRIC और IFRS AC। इनके जो ट्रस्टीज होते हैं इस फाउंडेशन के, वो काम क्या करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं ये सारे मेंबर्स। दे ऑल्सो ओवरसी द रेगुलेटरी सिस्टम एंड रेज फाइनेंस नेसेसरी सपोर्टिंग इट। इनका काम क्या है फाउंडेशन का? कि इन सब डिपार्टमेंट्स को बनाना, इन लोगों की सैलरीज देखना और ध्यान देना कि उनको सैलरीज वगैरह मिले ताकि वो लोग वहां पे काम करें। ठीक है, रेजिंग फाइनेंस, पैसे रेज करना ताकि वो लोग यहाँ पे अच्छे से काम कर सके। सो इट हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होती। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अब ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइस, दिस इज नॉट देयर जॉब। उनका काम नहीं है ये। उनके ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों IFRS फाउंडेशन बनी? इन्होंने अपने अंडर 3 डिपार्टमेंट रखे हैं, वो अलग है, बट IFRS फाउंडेशन बनी क्यों है? टू डेवलप in the public interest a single set of high quality, understandable, enforceable, and globally accepted financial reporting standards based upon clearly articulated principles। मतलब कि हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल स्टैंडर्ड्स बनाना, एनफोर्सेबल मतलब कि हर लॉ के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड बना दे जो लॉ को ब्रेक करे, नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एनफोर्सेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेड मतलब हर कोई उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। ऐसा ना हो कि बहुत सारी कंट्रीज बोले नहीं हमारे तो स्टैंडर्ड, हमारे लिए तो बन ही नहीं सकता है। इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया कि 6-7 कंट्रीज फॉलो कर सकती हैं, बहुत सारी कंट्रीज फॉलो नहीं कर सकती। नहीं, ग्लोबली एक्सेप्टेड सारे उसको फॉलो कर सके, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना विद क्लियर आर्टिकुलेटेड प्रिंसिपल्स, मतलब क्लियर टर्म्स के इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। टू प्रमोट द यूज एंड रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दो स्टैंडर्ड्स, के इनको प्रमोट करो और लोगों को बोलो, समझाओ, रिगरस एप्लीकेशन की यही स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, अपने तरीके से बुक्स ना बनाओ। इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड विद A and B and to take account as appropriate for the, ये तो चलो छोड़ो, कुछ खास नहीं है। To promote and facilitate adoption of IFRS being the standards and IFRS IC interpretation issued by the board through convergence in the national accounting standard and IFRS। मतलब बहुत सारी कंट्रीज को बोलो कि अगर आप हमारे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते तो अपने स्टैंडर्ड्स को हमारे स्टैंडर्ड से कन्वर्ज कर लो। जैसा मैंने इंडिया का बताया, इंड AS, कि वो है तो IFRS ही, सिर्फ नाम चेंज करके इंड AS बना दी। तो ऐसे कन्वर्ज कर लो ताकि नाम भले ही अलग हो लेकिन अकाउंटिंग करने का तरीका बिल्कुल सेम हो जैसा IFRS। ये हमारा काम होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन का, एंड दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव, नॉट देयर जॉब। दिस इज नॉट द थिंग दे डू। वो बनाने का पर्पस, उनका ऑब्जेक्टिव था कि ये चीज करने का, कि हमें ये चीज देखनी है। अब इसमें क्या होता है? IFRS फाउंडेशन कंप्राइज ऑफ 22 ट्रस्टीज फ्रॉम डाइवर्स जोग्राफिकल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स, के डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल बैकग्राउंड से लोग आके मिलके इसके ट्रस्टीज बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अच्छा मुझे बताओगा इस बोर्ड का क्या काम होता है? बोर्ड क्यों बनाई गई है? कोई भी बच्चा? सर हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाना और उनको प्रमोट करना। स्टैंडर्ड्स बनाना और प्रमोट करना, ये काम होता है, इसलिए हमने जो IFRS फाउंडेशन है उन्होंने बोर्ड बनाए। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज एन इंडिपेंडेंट privately funded body whose principal aim is to develop a single standards, international financial reporting standards. It also liaises with the national accounting standard setters
टू अचीव कन्वर्जेंस इन द स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड, कि वो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर से भी बात करते हैं कि आप ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो, अपने स्टैंडर्ड्स और हमारे स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ज करो और एक ही तरह के बुक्स बनाए। ये इनका काम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। इसको तुम छोड़ दो, यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, पढ़ना है तो पढ़ लेना। The members of board come from several countries and have a variety of background with a mix of auditors, preparer of financial statements, users and academics. The IASB operates under oversight of foundation, के IASB board जो है ये फाउंडेशन के अंडर काम करता है, इट वर्क्स अंडर फाउंडेशन, और यहाँ डिफरेंट जगहों से लोग मिलके आके ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। कई जो कंपनीज में काम करते हैं वो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एकेडमिक्स, ये सारे मिलके इसका पार्ट होते हैं, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस कमेटी, दैट इज IFRIC। इसका क्या काम होता है? सो IFRIC कंप्राइज ऑफ 14 वोटिंग मेंबर्स, इसमें 14 मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टीज ऑफ द फाउंडेशन। हमें पता ही है कि जो फाउंडेशन है उसी ने इसको बनाया, तो फाउंडेशन अपॉइंट करती है। ये नंबर तुम्हें डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कितने मेंबर्स होते हैं। अभी के लिए हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा इसका काम क्या है। सो IFRIC issues guidance on both how to apply existing IFRS and how to account for new reporting issues जिनका कोई IFRS नहीं, कि इनका काम क्या है ये देखना कि कौन कौन से IFRS जो है उनको कैसे फॉलो करना है, और ऐसे चीजें जिन पे IFRS नहीं बना हुआ उसको भी अकाउंट फॉर करना। IFRS has two main responsibilities, IC interpretation committee। पहला, to review on a timely basis newly identified issues not specifically addressed in IFRS, कि हमने IFRS बनाया लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज थे जो उस IFRS में फुलफिल नहीं हो पाए, उस IFRS में रह गए, तो वो आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके बोर्ड को बताना कि ये जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है इसमें इस चीज को कवर नहीं करा है, तो आप ये चीज भी कवर करो। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं फॉर F3, जो तुमने उसमें भी पढ़ा है अपना क्लास 11th में पढ़ा होगा तुमने कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में क्या क्या आता है, तो उस चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर हमारा और मटेरियल, और हमारा मशीन का डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कौन कौन से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे जो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होंगे। अब हमने जो स्टैंडर्ड बनाया उसमें लिस्ट तो निकाल दी लेकिन कुछ चीजें स्किप कर दी। बहुत सारी कंट्रीज ने बोला कि यार इसको भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना चाहिए, आपने तो लिखा ही नहीं स्टैंडर्ड में। ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करना और वो बताना IFR फाउंडेशन को, वो सॉरी बोर्ड को। दूसरा, टू क्लैरिफाई इश्यूज वेयर अनसेटिस्फैक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन हैव बीन डेवलप्ड और सीम लाइकली टू डेवलप इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटेटिव गाइडेंस। मतलब एक स्टैंडर्ड बना, स्टैंडर्ड बनने के बाद उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बच्चों को समझ नहीं आई, मतलब बच्चे तो क्या उन लोगों को समझ नहीं आई कंपनीज को, कुछ लोग इस चीज को अलग तरीके से समझ के फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड, कुछ लोग अलग तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन है कन्फ्लिक्टिंग, कुछ अलग समझ रहे हैं कुछ अलग समझ रहे हैं, इनको गाइडेंस देना कि नहीं आपको इस चीज को ऐसे करना है, उसका मतलब हम ये कहना चाह रहे थे, उसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये चीज ऐसे फॉलो करनी, ठीक है। सो दिस इज इन IFRS IC का काम। अब पहले काम करो, टेक 2 मिनट्स, एक बार इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो, जस्ट वर्ड टू वर्ड एक बार रीड कर लो, ठीक है। फिर मैं ये पढ़ता हूं, उसके बाद हम फिर सीधे इसके क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म।
और जैसे गए सारे पढ़ लो, एक बार पढ़ के मुझे बता देना ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किसने पढ़ लिए। पढ़ लिया गाइस सबने? यस सर। चलो, नो का मुझे आंसर नहीं आया तो अच्छा 3 बच्चों का यस आ गया, नो का मुझे आंसर नहीं आया, तो लेट्स मूव फर्दर। अब लास्ट जो हमारा है दैट इज गाइस IFRS AC एडवाइजरी कमेटी। तो जैसा कि मैंने एडवाइजरी कमेटी के बताया था कि ये स्टैंडर्ड्स ढूंढ के सिर्फ गाइड करती है बोर्ड को कि ये स्टैंडर्ड आपको करना चाहिए फॉलो। सो IFRS एडवाइजरी कमेटी is essentially a forum used by IASB to consult with the outside world. It consults with national standard setters, academics, user groups, and host of other interested parties to advise the board a range of issues from IASB work program to develop new IFRS, giving practical advice on the implementation of particular standard। कि ये जाती है, बाहर वाले लोगों से मिलती है, पूरी कंट्रीज देखती है, समझती है, और सारा करने के बाद देन दे फाइंड आउट कि कैसे कैसे हम नए स्टैंडर्ड्स को बनाया जा सकता है, किन किन चीजों में नया स्टैंडर्ड इशू किया जा सकता है। तो इनका काम ही ये होता है कि बाहर जाना, ढूंढना। IFRS जो बोर्ड है, बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बाहर जाए और नए इश्यूज को ढूंढे। तो उन्होंने एडवाइजरी कमेटी बना ली कि तुम बाहर जाओ, ढूंढो, सारे इश्यूज फाइंड आउट करो कि क्या क्या इश्यूज है, कहाँ कहाँ स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, जहां भी तुम्हें लगता है उसकी डिटेल्स ला के हमारे को दो, और हम उस पर वर्क करके, जो एडवाइजरी कमेटी है वो जाती है, ढूंढती है, जब उनको लगता है ये सारे इश्यूज वो बोर्ड को बताती है, एंड देन जो बोर्ड है वो इसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ये है काम IFRS एडवाइजरी कमेटी का। तो IFRS एडवाइजरी कमेटी meets board at least 3 times a year and put forward the views of its members on current standard setting projects and advise board its agenda and timetable for developing IFRS। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी खास इसमें नहीं। ये होता है हमारा एडवाइजरी कमेटी। या ईशान? सर इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहेगा IFRS AC में और IC में? मतलब वो भी न्यू इश्यूज को फाइंड आउट करती है? नहीं, IC का जो काम होता है ना, वो नए इश्यूज, उसका पर्पस क्या बनने का, उसका पर्पस ये नहीं है कि नए इश्यूज ढूंढो, मार्केट में जाओ। उसका काम है कि जो स्टैंडर्ड्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक तो उनके रिगार्डिंग गाइडेंस लिखो कि स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करने हैं, और जो चीज इन स्टैंडर्ड्स में मिस हो गई है उनके रिगार्डिंग IASB बोर्ड को बताओ कि आपने ये चीज मिस कर दी है, ये नई चीज इसमें है जो आपने नहीं डाली, उसको डालो। इनका काम ये नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स बने हैं उनको देखना, इनका काम है मार्केट में जाना और देखना कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, सारी कंट्रीज के लोगों से मिलना, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड सेटर्स से, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर से, सबसे बड़े बड़े लोगों से मिलना, कंपनी से मिलना, और ये देखना कि क्या ऐसी इश्यूज आ रहे हैं जिनके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड की नीड है वहां पे, देन वो स्टैंडर्ड इशू करवाना और बोर्ड को बताना। ओके सर, डन। ठीक है, सबको क्लियर है गाइस? ईमान, निष्ठा, वेदांत? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, अब उसके बाद आता है हमारा स्कोप। अब सबसे बड़ी बात है गाइस, सबसे बड़ी बात याद रखना, following IFRS is not mandatory, is not mandatory।
ऑल्दो कुछ कंट्रीज ने मैंडेटरी करा हुआ है कंपनीज के लिए कि आपको IFRS फॉलो करने हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल। मतलब कंपनीज के पास दो ऑप्शन होते हैं क्या, या तो वो जो नेशनल लेजिस्लेशन है वो फॉलो करे, या फिर IFRS फॉलो करे। हो सकता है कंट्री की लेजिस्लेशन बोले कि आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो, दोनों फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यही फॉलो करना है, वो दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकती है, जैसे इंड AS और IFRS। तो इंडिया में जो भी कंपनीज हैं जो उस लिमिट को क्रॉस करती हैं, उनको इंड AS के अकॉर्डिंग बुक्स बनानी मैंडेटरी है। IFRS के लिए बुक्स बनानी ऑप्शनल है, कि तुम चाहो तो बना सकते हो एज पर IFRS, लेकिन इंड AS के अकॉर्डिंग बुक्स बनानी मैंडेटरी है। दूसरा पॉइंट, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या आता है, ध्यान से सुनना। अब मान लो, ध्यान से सुनना, IFRS ने एक स्टैंडर्ड बनाया, मैं तुमसे पूछूंगा ये, IFRS ने एक स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। उस स्टैंडर्ड की वर्डिंग जो है उसका मतलब कुछ और है, मतलब वो स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, और जो उस कंट्री का नेशनल लेजिस्लेशन है, जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, इसमें उस टॉपिक के बारे में टोटली डिफरेंट हुए, इनका व्यू टोटली डिफरेंट ट्रीटमेंट कि इन दोनों का टोटल डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कुछ और कहते हैं, IFRS कुछ और कहते हैं। तो तुम मुझे बताओ, लेट्स सी हु गिव्स द आंसर, कि कंपनी के लिए कौन सा फॉलो करना मैंडेटरी होगा, IFRS वाला मैंडेटरी होगा या नेशनल वाला मैंडेटरी होगा इस सिचुएशन में? नेशनल वाला। IFRS IFRS वाला ईमान ने बोला है ना? नहीं, IFRS नहीं, वो करना है, ओके, स्टैंडर्ड है, वो करना है तो करे, नहीं करे वैसे नेशनल वाला करना है, वो लाजमी है। परफेक्ट गाइस। तो सिंपल सा हमारा आंसर है कि अगर दोनों क्लैश करते हैं तो नेशनल वाला प्रिवेल करेगा, कंपनीज को ये फॉलो करना है, IFRS वाला नहीं करना, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर ये कंपनी काम कर रही है उसको उस कंट्री में ही रहना है। तो उस कंट्री का स्टैंडर्ड अगर कुछ और कह रहा है, IFRS कुछ और कह रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि आप गलत कह रहे हो, IFRS सही कह रहा है। वो कहेंगे ठीक है, बाहर निकल जा, फिर हमारी कंट्री से सारा बिजनेस बनकर बाहर निकल जा, उस कंट्री का स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। ये गाइस पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू लर्न, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। बुक मैंने तुम्हें PDF स्कैन करके मैंने इसका ऑलरेडी तुम्हें भेज दिया है, तो यू कैन रीड फ्रॉम देयर। अब आते हैं हमारे इसके क्वेश्चंस और ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। तो लेट्स सी हु गिव्स द आंसर फर्स्ट। द रोल ऑफ IFRSF, आई विल नॉट टेल यू फुल फॉर्म वगैरह क्या है, तुम पढ़ो और मुझे डायरेक्टली आंसर बताओ, ABCD क्या आंसर है इसका। सर ऑप्शन ए। ओके, पहला आंसर आया ऑप्शन ए, और ये आंसर मुझे किसने दिया? निष्ठा ने दिया। और देखते हैं अभी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक और ऑप्शन ए आया है। एंड सबको मैं बता रहा हूँ, प्लीज डोंट गो विद द फ्लो, इन द सेंस कि ग्रुपिज्म में नहीं जाना, जिसको जो लगता है मुझे अपना आंसर देना, देन आई विल टेल यू क्या सही है क्या गलत। ऑप्शन ए। ओके, तीन ऑप्शन आया हमारे पास, ऑप्शन ए। यस सर ए। ओ, चारों का आंसर सही आया है, मैं चारों के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, तो सबका आंसर बिल्कुल सही है। टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ IASP, ये उनका रोल है। अगर यहाँ रोल की जगह ऑब्जेक्टिव लिखा होता ना गाइस, तो एक क्वेश्चन पूरा बदल जाता। तो शायद आंसर हमारा ये भी आ सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ऑल ऑफ अबव भी हो सकता था, अगर ऑब्जेक्टिव लिखा होता। इनका रोल नहीं है, इनका काम नहीं है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए उसको बनाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव लिखा होता देन आंसर वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट बिकॉज ऑफ द वर्ड रोल इज रिटन, इसलिए हमारा आंसर लगा है। तुम सबने, मुझे पता है, इस चीज पे स्ट्रेस नहीं दिया, तुम सबको मैंने बताया था इनका काम ये होता है, तो तुमने ये चीज दी। आई एम प्रीटी श्योर किसी ने इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया होगा। अगर मैं पहले सोच रहा था कि मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है, देन तुम कंफ्यूज हो जाते, बट मैं चाहता नहीं था कि अभी दूसरी क्लास में मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दूं। तो ये ध्यान रखना, एक एक वर्ड से हमारा आंसर चेंज हो जाता है, और ACCA ऐसा करता है। बहुत बार ऐसा होता है, ये वाला सेम क्वेश्चन का प्लान में आया होगा, वहां यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, और लिखा होगा विच वन ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन। तो मेरे को बच्चे बोलते आएंगे, गेट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर वो उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है, उसमें तो आंसर कुछ और है, टोटली डिफरेंट, तो दोनों बुक्स अलग कह रही हैं।
तो मैं उनको समझाता हूँ कि बुक्स नहीं अलग कह रही हैं, क्वेश्चन में नाम चेंज कर दिए। ऑब्जेक्टिव का अलग मतलब होता है, रोल का अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे रोल लिखा हुआ है कि इनका काम क्या है। ऑब्जेक्टिव होता कि किस लिए ये बनाए गए हैं, तो सारे आंसर इसके आते। चलो नेक्स्ट आता है एक्टिविटी नंबर 2, इसका आंसर दोगे सारे। सर आईसी एक आंसर आया मेरे पास आईसी का। ट्राई करो गाइस जो भी समझ आ रहा है। यस ईमान। आईसी आईसी जी बीटा। ओके, एक और आईसी आया है। सर IASB ऑप्शन ए। आईएसबी बोर्ड का आंसर आया है। ये सब मुझे भी ए लग रहा है। ओके, दो बच्चों का बी, दो बच्चों का ए। तो जो करेक्ट आंसर है इसका गाइस, दैट इज ए। कन्वर्जेंस मतलब किनका मेन काम है कि वो कंट्रीज अपने स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड की तरह फॉलो करें, आईएफआर की तरह फॉलो करें। वो सारा काम गाइस बोर्ड का होता है। इंटरप्रिटेशन कमेटी का ये काम नहीं है कि सारी कंट्रीज वो स्टैंडर्ड फॉलो करें, वो सिर्फ गाइडेंस इशू करते हैं कि कैसे फॉलो करना है। लेकिन ये काम कन्वर्जेंस लाने का काम कि सारी कंट्रीज सारे स्टैंडर्ड जो है वो आईएफआर के अकॉर्डिंग फॉलो करें, वो काम है बोर्ड का। तो IASB इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? तुम दोनों को जिन्होंने गलत आंसर दिया था, मतलब अंडरस्टैंडिंग अलग थी, अब क्लियर है सबको या इसमें भी कोई डाउट है? क्लियर। चलो अब करो अकाउंटिंग एक्टिविटी नंबर 3, इसका आंसर दो। आईएएसबी। IASB ओके, एक आंसर। सर IASB ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ओके, ए सर ऑप्शन। ए। ए परफेक्ट गाइस। ग्रुप को कैसे तोड़ सकता हूं? तो ए इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट गाइस। चलो एक्टिविटी 4 का आंसर दो। सर बी प्रोवाइड एडवाइस। ओके, एक आंसर आया बी। सर ऑप्शन सी इंटरप्रेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यस सर ओके, सी। एक आया ऑप्शन सी, एक और सी। सर मेरा भी सी। ओके सी। सो इसका आंसर जो है, आई थिंक ईमान ने दिया था बी या निशा ने दिया था? सर मैं नहीं दिया था, ईमान। ईमान नहीं, ईमान। इसका आंसर है सी। इंटरप्रिटेशन कमेटी, इंटरप्रिटेशन कमेटी का काम क्या है? इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन कमेटी का काम क्या है? इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स को, कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से इसको फॉलो करना है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। चलो अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ट्रू और फॉल्स। पहला जो करना है वो करेगी ईमान, सेकंड जो करना है वो करेगा ईशान, थर्ड करेगी निष्ठा एंड फोर्थ करेगा वेदांत। चारों मुझे बताओ पढ़ के क्या होगा इसका आंसर। मतलब वैसे तो तुमको मैं आई वुड सजेस्ट कि चारों ही करो, चारों बच्चे चारों करो। मैं तुमसे ही आंसर पूछूंगा, वैसे तुम्हें चारों करने हैं। सर सेकंड का ट्रू है। देखेंगे अभी। तुम्हारे अकॉर्डिंग वेदांत इज सेइंग सेकंड का ट्रू है ना? हाँ सर। सर आपने जस्ट बोला सबको करना है इसलिए मैंने आंसर दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि सबको करने सारे हैं, बट आंसर्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो पूछूंगा उनसे। ओ ओके 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 सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलो गाइस, अब मुझे सारे आंसर दो। ईमान, फर्स्ट का आंसर क्या है? सर ट्रू। ट्रू, सही है। सेकंड का? ईशान? ट्रू ट्रू नहीं, इसका आंसर है फॉल्स। व्हाई फॉल्स? आई विल टेल यू। दे आर प्राइमरीली डिजाइन्ड फॉर एनपीओ। जो हमने ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ये स्टैंडर्ड्स सारी कंपनी के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजाइन नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के लिए। फाउंडेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लेकिन ये स्टैंडर्ड सारी कंपनीज के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एनपीओ के लिए बनाए गए हैं, ये स्टैंडर्ड सारी कंपनी, चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हेयर टू मेक प्रॉफिट्स। ठीक है ना, तो इसका आंसर है फॉल्स। ओके सर। थर्ड, निष्ठा? सर ट्रू। परफेक्ट, ट्रू। वेदांत लास्ट? सर ट्रू। ट्रू, परफेक्ट गाइस। तो चारों आंसर सही हैं, बस एक आंसर गलत था। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है गाइस, और ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। कोई डाउट गाइस किसी को इस चैप्टर में? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क क्या है गाइस? मैंने तुम्हें बुक दे दी है, मतलब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा था। आई विल आल्सो ट्राई टू गिव यू दी क्वेश्चन, एग्जाम किट के जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट क्लिक करके तुम्हारे को भेज दूंगा, सो दैट मंडे वाली क्लास जो हमारी होगी उससे पहले मैं सारे दोनों एग्जाम किट के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूं, दोनों चैप्टर्स के, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि तुम्हें कितना समझ आया और तुम्हें भी पता चल जाए। एंड देन वी विल मूव विद द थर्ड चैप्टर एंड विल डू द थर्ड चैप्टर। मंडे को एग्जाम किट क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स के और थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर भी थ्योरी का है हमारा, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ थ्योरी। उसके बाद पूरे पूरे हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। अब जैसे अगर मैं फोर्थ चैप्टर पे जाऊं, तो फोर्थ चैप्टर हमारा पूरा प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो गाइस, सी यू ऑन मंडे। आई एम आल्सो गिविंग यू द स्क्रीनशॉट ऑफ एग्जाम किट क्वेश्चंस, वो भी करके कॉपी में सारे आंसर्स लिखना कि पहले क्वेश्चन का ये आंसर्स है। ऑप्शन के साथ नाम भी लिखना पूरा, ताकि अच्छे से तुम आइडेंटिफाई कर सको, एंड मंडे को फिर हम सारे डिस्कस करते हैं। चलो, बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय। थैंक यू।